नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलता पाने के लिए हिंदी हमारी सवाल ही जवाब है के सेकेंड पार्ट। किस तरह हाथ तक पहुँचे, 4 कुंजियों की तकनीक। जब आप अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो क्या आपके संभावित ग्राहक आप पर विश्वास करते हैं? इसका छोटा सा उत्तर है नहीं। वे आपसे आशा करते हैं कि आप सौदा पक्का करने के लिए उन्हें तैयार करने का प्रयास करेंगे। वे इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि आप उन्हें अपना सामान बेचने का प्रयास करेंगे और इसीलिए इस बात की संभावना अधिक है कि वे रक्षणात्मक मुद्रा में होंगे, भले ही आप उन्हें कितनी ही अच्छी तरह से क्यों न जानते हो। आपके सामने ये समस्या आती है। संभावित ग्राहक आपकी हर बात पर आपत्ति उठाएंगे, इसलिए नहीं कि आपने जो कहा है वह तर्कसंगत नहीं है, बल्कि इसलिए कि ऐसा आप कहते हैं। अगर आप कुछ कहते हैं तो वो आपका विचार है, उनका नहीं। इसलिए संभावित ग्राहक ऐसा महसूस करते हैं कि आपत्तियां उठाना जायज़ है। दूसरी ओर आपके संभावित ग्राहक आपको जो बताते हैं वह सब सही होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर वे कुछ कहते हैं तो ये उनका विचार है, आपका नहीं। यही विचार के स्वीकार्य बनाता है और वे उसके बारे में आपत्तियां उठाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। जो तकनीक आप कोसने वाले हैं वो आपको इस योग्य बना देगी कि आपके संभावित ग्राहक आपको ये स्वयं बताएंगे कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। आपको केवल उनकी बातें सुननी है। जब आप किसी संभावित ग्राहक से कहते हैं आप एक ऐसी जीवन शैली अपना सकेंगे जो आपको हर मनचाही चीज़ देंगे, तो उसका जवाब हो सकता है, पर मैं तो अपने वर्तमान जीवन शैली से ही खुश हूँ। हो सकता है कि ये आपत्ति बिल्कुल भी सही ना हो सकता है उसने ये आपत्ति केवल इसलिए उठाई हो क्योंकि आपने ऐसा कहा था। लेकिन अगर आपका संभावित ग्राहक ठीक यही बात आपसे कहता है तो वह सही होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपका संभावित ग्राहक कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरी जीवन शैली में सुधार हो और मुझे जीवन की सारी अच्छी चीज़ें मिले, तो कोई आपत्ति नहीं उठाई जाएगी क्योंकि उसी ने ऐसा कहा था। ये उसका विचार था, आपका नहीं। जब आपका 4 कुंजियों की तकनीक का प्रयोग करते हैं तो आपके संभावित ग्राहक आपको बताएंगे कि वे क्या चाहते हैं, जबकि आप केवल उनकी बात सुनेंगे। लोग आपत्ति क्यों करते हैं? एक बार ऑथर एक नेटवर्क कार्यकर्ता से पूछा कि हाल की परिस्थिति में एक संभावित ग्राहक के साथ मुलाकात का क्या परिणाम निकाला। उसका जवाब था खास अच्छा नहीं, वो अधिक रुचि नहीं ले रही थी। ऑथर उससे पूछा कि उसका मतलब क्या था और उसने वही बात दोहरा दी। मैं ठीक तो नहीं जानता, पर उसने जरा भी रुचि नहीं ली। संभावित ग्राहक कभी निराश नहीं होते, केवल परिस्थितियाँ निराश होती है। उसका असली मतलब ये था कि वो नेटवर्क कार्यकर्ता रुचि नहीं ले रहा था, वो स्वयं भी निराश था और उसकी प्रस्तुति भी। जब आप रुचि लेते हैं तो आपके संभावित ग्राहक भी आपको बातों में और आप में रुचि लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के खजाने के 4 कुंजियाँ। बर्फ पिघलाए, सही बटन खोजे, सही बटन दबाए, सौदा पक्का करें। इन 4 कुंजियों की सहायता से आप बहुत ही कम समय में ठंडी शुरुआत से गर्म हाथ तक पहुंच सकते हैं। बर्फ पिघलाए, इस शुरुआती कुंजी का उद्देश्य है संभावित ग्राहक के साथ तालमेल बनाना। यहाँ पर आप उन्हें अपने बारे में बताते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। इस कुंजी का लक्ष्य विशुद्ध रूप से अपनी योजना को बेचना है। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि वो आपकी योजना के बाद पसंद करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है या उसे आप पर विश्वास नहीं है तो उसे योजना दिखाने से ज़्यादा लाभ की आशा नहीं रखनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि आप इस स्थिति में कब तक रहें, जब तक कि आप अपना विश्वास ना जमा लें और अपने व्यक्तित्व को बेच ना लें। जब आप विश्वास जमा लेते हैं तो सामने वाला आपकी बातों को अच्छी तरह से सुनेगा। यही तो आप चाहते हैं।
कुछ संभावित ग्राहकों के साथ इस स्थिति में आपको केवल 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, जबकि कई लोगों के साथ इसमें आपको 30 से 40 मिनट तक लग सकते हैं। सही बटन खोजें। इस स्थिति में क्या होगा ये आपको पूरी तरह से तय करना होगा। हो सकता है आपके संभावित ग्राहक भावनात्मक रूप से खिन्न हो सकता है वो रोमांचित या दुखी या चिंतित हो जाए या उससे भी बढ़कर नाराज़ भी हो जाए, परंतु ये ध्यान रखें कि उनका गुस्सा आप पर नहीं होगा बल्कि अपने आप पर होगा। प्रस्तुति के इस भाग में आत्मसंतुष्टि के लिए जरा भी जगह नहीं है। जब लोग अपने लक्ष्य या महत्वाकांक्षा के बारे में आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं तो वे अपने कार्य करने की शैली के बारे में भी आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। आपके नेटवर्क में आपको ऐसे आत्मसंतुष्ट व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। जो लोग प्रबल भावनात्मक कारणों से शामिल होना चाहते हैं वे अच्छा काम करने के लिए उतने ही अधिक प्रेरित हो सकेंगे। इस स्थिति में आप ये जान सकेंगे कि किस तरह व्यक्ति का प्राथमिक प्रेरणा घटक या PMF खोजा जाए। PMF ही वो कारण है जिसके कारण वे आपके बिजनेस में शामिल होना चाहेंगे। हर व्यक्ति 2 में से किसी एक कारण से प्रेरित होता है, लाभ प्राप्त करने के लिए या कष्ट से बचने के लिए। इस कुंजी के द्वारा आप ये जान सकेंगे कि उनके प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरह सामने लाया जाए और ये जानने के बाद किस तरह से उन्हें अपनी योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए। यहाँ पर संभावित ग्राहक आपको बताते हैं कि वे क्या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और किन कष्टों से बचना चाहते हैं। चारों कुंजियों में से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुंजी है क्योंकि यहाँ पर आपके संभावित ग्राहक अपनी आशाएं, सपने और डर को शब्द में प्रकट करते हैं। लोग क्यों खरीदते हैं? हमारे शोध के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग संगठन में शामिल होने वाले अधिकतर लोगों के प्राथमिक प्रेरणा घटक निम्नलिखित है: अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का बिजनेस, ज़्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरे की सहायता करना, नए लोगों से मेलजोल, रिटायरमेंट, जायदाद छोड़ना। जब आप इस सूची का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि इन सूचीबद्ध कारणों में से एक कारण आपका भी प्राथमिक कारण है। जेन का गलत फैसला। जेन की उम्र 34 वर्ष थी और वो अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। वो 2 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में थी। डेविड से उसकी पहचान एक डिनर पार्टी में हुई। डेविड ने उसकी नेटवर्किंग गतिविधियों में रुचि ली और इसके बारे में अधिक जानकारी चाही। जेन का खुद का प्राथमिक प्रेरणा घटक था अपने लिए ज़्यादा खाली समय जुटाना ताकि वो अपने दोनों बच्चों को ठीक से पाल सके और शिक्षित कर सके, पर वो जानती थी कि ये हर एक की पहली प्राथमिकता नहीं हो सकती। डेविड की उम्र 50 और 60 के बीच थी। उसके स्वयं का कॉन्ट्रैक्ट क्लिनिक का काम था, इसलिए जेन ने अनुमान लगाया कि उसकी प्राथमिकताओं की सूची में रिटायरमेंट का स्थान पहले नंबर पर होगा। जब वो बिजनेस के बारे में बता रही थी तो उसकी चर्चा के केंद्र में ये बात मौजूद थी कि इससे लोगों को आरामदेह रिटायरमेंट के पूरे लाभ मिल सकेंगे। शाम खत्म होने पर वो हैरान रह गई जब डेविड ने उसे बताया कि वह कभी रिटायर नहीं होना चाहता। वो रिटायरमेंट को शीघ्र मृत्यु मानता था। जेन ने ये गलत अनुमान लगा लिया था कि रिटायरमेंट डेविड का प्राथमिक प्रेरणा घटक है। इसका परिणाम यह निकला कि डेविड उसके साथ शामिल होने के लिए प्रेरित नहीं हो पाया। अनुमान ना लगाई, ये हम दोनों में से एक को मूर्ख बना सकता है। जब आप सामने वाले व्यक्ति के प्राथमिक प्रेरणा घटक के बारे में अनुमान लगाते हैं तो आपके गलत होने की काफ़ी संभावना होती है। अगर आपका अनुमान सही भी हो तो भी ये आपका विचार नज़र आएगा, ना कि आपके संभावित ग्राहक का, और इस तरह इसका प्रभाव और प्रेरणादायी शक्ति उतने नहीं होंगे जितने की अपेक्षित है। प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरह खोजें? प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची आप अपने साथ हमेशा लिखित रूप में रखें। यह सूची आपके बिजनेस कार्ड के पीछे हो सकती है या तैयार किए गए दृश्य साधन के रूप में या एक छोटे कार्ड के रूप में हो सकती है। यहाँ पर सूची दोबारा बताई जा रही है।
अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का व्यवसाय, ज़्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरे की सहायता करना, नए लोगों से मेलजोल, रिटायरमेंट, जायदाद छोड़ना। अपनी सूची दिखाने का सीधा सा तरीका है अपने संभावित ग्राहक से ये सवाल करें, क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्किंग बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हैं? इस सीधे से सवाल में ये खूबी छुपी हुई है कि अगर सामने वाला जवाब में नहीं कहता है तो आपको ये कहने की छूट मिल जाती है, लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। इस बिंदु पर आप अपनी सूची उसके सामने रख के दें। अगर आपका संभावित ग्राहक आपके सवाल के जवाब में हाँ कहता है तो आप उससे पूछें, तो बताइए कि लोग इस बिजनेस में क्यों शामिल होते हैं। इस पर आपका संभावित ग्राहक आपको कुछ असली और कुछ अटपके का कारण गिना देगा जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जब उसके पास के कारण समाप्त हो जाए तो आप पूछें और कुछ वो जवाब देगा नहीं। इस पर आप ये कहें, लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, और फिर तत्काल उसके सामने प्राथमिक प्रेरणा घटकों के अपने सूची रख दे। इसके बाद 5-30 सोने के सवाल पूछे। ये 5 सवाल आपके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों में से ज़्यादा कीमती सवाल होंगे। ये जल्दी हो आपको नेटवर्क मार्केटिंग की सीटों तक तेज़ी से पहुंचा देंगे। यदि ये आपका प्राथमिक प्रेरणा घटक हो, इन सवालों को रट ले और इन्हें अपना हिस्सा बना ले। इनके क्रम को बदलने की गलती ना करें। यह वचन आप पहले ही दे चुके हैं कि आप मेरी हर बात मानेंगे। ये रहे आपके 5-30 सोने के सवाल। 1. आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? 2. आपकी इसी को क्यों सुना? 3. ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? 4. यदि आपको ये अवसर ना मिले तो उसके क्या परिणाम होंगे? 5. इन परिणाम से आप चिंतित क्यों होते हैं? इन सवालों को रट लें शब्दांश। जब आप इन्हें पूछें तो इधर उधर ना भटके। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सवाल इसी क्रम में पूछे जाए। नए संभावित ग्राहक से बात करते समय कुछ नेटवर्कर्स उत्सुकता की शैली का प्रयोग करना चाहते हैं, जबकि कुछ सीधी शैली का प्रयोग करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण में प्रयोग शैली अधिक सीधी है क्योंकि इसे प्रस्तुत करना अधिक आसान है। यह चर्चाएं वास्तविक साक्षात्कार पर आधारित है। एंगी मिली रे और रूथ से। रे और रूथ लगभग 25 वर्षीय युवक थे जो हाल ही में अपने नए घर में रहने आए थे। उनका मकान एंगी के मकान से 10 कदम की दूरी पर था। पड़ोसियों की सामान्य चर्चा के दौरान एंगी ने उन्हें बताया कि वो मार्केटिंग बिजनेस से जुड़ी है और उन्हें बताना चाहती है कि यह बिजनेस किस तरह से काम करता है। इस पर रूथ ने कहा कि उसे नहीं लगता कि इस बिजनेस में उन लोगों की कोई दिलचस्पी होगी क्योंकि उनके पास खाली समय बचता ही नहीं है। रे 2 जगह काम कर रहा था और रात को रूथ के नए घर में सामान व्यवस्थित करना पड़ता था। एंगी ने कहा कि ऐसा उन अधिकतर लोगों के साथ होता है जो 2 जगह नौकरी करते हैं और जो घर बदलकर नए घर में रहने आते हैं। फिर भी वो उन्हें अपना बिजनेस दिखाना चाहेंगे क्योंकि शायद वे इसमें भविष्य में रुचि ले। एंगी ने उन्हें अपने घर खा पीने के लिए आमंत्रित किया। क्या शनिवार दोपहर 4 बजे तक रहेगा? उसने पूछा। रे और रूथ तैयार हो गए। वे दोनों 4 बजे पहुंच गए और कॉफ़ी पीने के बाद एंगी ने उन्हें बताना शुरू किया कि नेटवर्किंग बिजनेस क्या होता है। रे और रूथ ने एंगी को बताया कि उन्होंने नेटवर्किंग के बारे में सुन रखा था और वे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने इस बिजनेस में प्रयास किए थे और जो बाद में असफल हो गए थे। उनकी नज़र में ये किसी साबुन से संबंधित था। इतना कह चुकने के बाद उन्होंने पूछा, क्या ये एमवे की तरह है? इस पर एंगी ने चर्चा को भागदौड़ थाम ली। एंगी, क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्किंग बिजनेस क्यों शुरू करते हैं? रे, ये पिरामिड बेचने की तरह है ना? एंगी, लीजिए मैं आपको बता देती हूँ। एंगी सहजता से अपना पीएमएफ कार्ड बताते हुए, ये वे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते हैं। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? रे, हमारे लिए तो ये आर्थिक स्वतंत्रता ही होनी चाहिए। रुथ दीर्घता से
निश्चित रूप से यही हमारी पहली प्राथमिकता है। एंगी, आपने इसी को क्यों सुना? रे, क्योंकि घर के लोन को सुखाने के लिए मुझे 2 जगह काम करना पड़ता है और रुथ भी ओवरटाइम करती है ताकि जब हमारा परिवार बढ़े तो हमारे पास एक सहारा हो जो हमारे काम आ सके। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। हम पैसे के लिए हमेशा दौड़-धूप नहीं करना चाहते। एंगी, ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? रे, जैसा मैंने कहा, हम अपने घर के पूरे पैसे सुखाना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले। रुथ, और मुझे कभी ये सब नहीं मिला, हमें ऐसे अवसर मिले ही नहीं। रुथ, बातचीत का सिरा थामते हुए, सही बात है, मेरे माँ बाप हमेशा घर चलाने के लिए पैसों की किस्तान करते रहे। हम नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी भी उन्हीं की तरह गुजरे। एंगी, यदि आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो उसके क्या परिणाम होंगे? रे, हम उसी नाव में होंगे जिसमें हमारे माँ बाप थे। इसका अर्थ होगा कठोर बजट बनाना तथा आमदनी कम और कर्ज ज़्यादा, और पूरी ज़िंदगी यही चलता रहेगा। रुथ, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दिलाने में काफ़ी खर्च होता है। बिना अतिरिक्त आमदनी के हम उन्हें ज़िंदगी में अच्छी शुरुआत नहीं दे सकेंगे। एंगी, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? रे, तनावपूर्ण सुर में, जैसा हमने कहा, अगर हम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे, और ऐसा कौन चाहता है? रुथ, साथ ही हमें रिटायर होने की योजना भी बनानी है, इसलिए हम अभी इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। विश्लेषण, इस वार्तालाप में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था जो इस तरह के सामान्य युवक द्वारा न कहा जाए। फर्क सिर्फ इतना था कि इस चर्चा में एंगी ने 5-30 सोने के सवालों का प्रयोग किया और रुथ तथा रे ने अपने प्राथमिक प्रेरणा घटक उजागर किए। अगर एंगी को किस्मत से ये पता भी होता कि उनका प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता है, तो भी रे और रुथ की निगाह में ये विचार एंगी का होता, उनका नहीं। अगर एंगी ने उनसे आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बात की होती तो रुथ और रे ने शायद आपत्तियां उठाई होती, क्योंकि ये एंगी का विचार होता। पर चूंकि ये विचार उन्हीं का था और ऐसा उन्होंने खुद कहा था, इसलिए ये हकीकत थी, इस बारे में कोई आपत्ति ही नहीं सकती। इन 5 सवालों पर विचार करें। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? असली सवाल ये था, आप आज मेरे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहते हैं? रे ने कहा कि उनका प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता, इसीलिए वो दोनों शामिल होना चाहेंगे। आपने इसी को क्यों सुना? ये सवाल दरअसल ये पूछता है, आप इस कारण से क्यों शामिल होना चाहते हैं? उन दोनों ने स्पष्ट किया कि वे अपने घर का लोन चुकाना चाहते हैं, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और पैसों की तंगी वाला जीवन नहीं जीना चाहते। ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? ये सवाल पूछता है। मुझे फिर से बताइए, आप इसी कारण से क्यों शामिल होना चाहते हैं? रे कहता है, जैसा मैंने कहा और फिर से अपनी बता दोहराता है और उन कारणों को बताता है जिनके लिए बिजनेस में आना चाहता है। रुथ भी और कई तर्क देती है कि आर्थिक स्वतंत्रता उसके लिए पहले नंबर का कारण क्यों है, जिसके लिए दोनों को इसमें शामिल होना चाहिए। उसके माता पिता को कर्ज चलाने में मुश्किल आती थी और वो ऐसी परिस्थितियों में नहीं जीना चाहती थी। यदि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली तो उसके परिणाम क्या होंगे? ये सवाल दरअसल पूछता है, अगर आप शामिल नहीं होते तो आपके साथ क्या होगा? अब वे दोनों रोमांचित हो जाते हैं। वे एंगी को बताते हैं कि वे अपने माता पिता की तरह तंगहार जीवन नहीं जीना चाहते और वे नहीं चाहते कि उनके बच्चों को सिर्फ इसलिए अच्छी शिक्षा ना मिल पाए क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? यह सवाल उनसे अपनी पहली प्राथमिकता के दोहराने का आग्रह करता है। वे दोनों उत्साहित हो जाते हैं। वे बार बार जोर देकर बताते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता उनके व्यवसाय में शामिल होने का पहला कारण क्यों था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब उन्होंने एंगी को बताया, एंगी ने उन्हें नहीं बताया।
अगर एंगी ने उन्हें यही सब बातें ठीक इसी तरह बताई होती तो भी शायद उन्होंने बहानेबाजी की होती कि वे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों शामिल नहीं हो सकते। पर चूंकि उन्होंने खुद एंगी को अपने शामिल होने के कारण बताए थे, इसीलिए वे कारण वास्तविक थे। हम साक्षात्कार के बाद एंगी ने उन्हें बताया कि योजना किस तरह कार्य करती है और इसके लाभकारी परिणामों का वर्णन करते समय उसने उन्हीं के शब्दों का प्रयोग किया। उसने उन्हें वे फायदे बताए जो उन्हें प्राप्त हो सकते थे और वे हानियां बताई जिनसे वे बच सकते थे। रे और रुथ की निगाह में ये उनके सपनों का बिल्कुल सही उत्तर था, क्योंकि वे अपने ही शब्दों को दूसरे के मुंह से सुन रहे थे, अपने ही लक्ष्य और अपने ही दर को जो एक प्रस्तावित व्यावसायिक योजना के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। ये सब उनका ही था, एंगी का नहीं। किस तरह ब्रूनो ने एक शख्स सन्ने को पोरा। ब्रूनो एक इंजीनियर था जो एक एसोसिएशन में दूसरे इंजीनियर के साथ काम करता था, जिनमें जिम भी शामिल था। ब्रूनो ने 1 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया था और उनकी नज़र में ये इंजीनियरिंग के रोज़मर्रा के रूटीन से बाहर निकलने का बढ़िया अवसर था। उसे बड़े शिक्षित की तलाश थी। ब्रूनो ने जिम से कई बार व्यावसायिक अवसर का जिक्र किया था, पर हर बार उसे ठंडी प्रतिक्रिया मिली थी। जिम की बहन इन योजनाओं में से एक में शामिल थी और उसने भी जिम को उसमें शामिल करने का प्रयास किया था, पर जिम ने कोई रुचि नहीं ली थी, क्योंकि वो अपने आप को एक इंजीनियर मानता था, सेल्समैन नहीं, और वो अपने दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहता था। एक शाम कॉफी पीते पीते ब्रूनो ने सहजता से अपना नया बिजनेस कार्ड निकाला, जिसके पीछे प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची छुपी हुई थी। जिम ने कार्ड देखा, जिस पर ब्रूनो के नाम नीचे नेटवर्किंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन छुपा हुआ था। ब्रूनो: जिम, क्या तुम जानते हो नेटवर्किंग का क्या मतलब होता है? जिम: हाँ, जैसे मैंने बताया था, मेरी बहन भी इसी बिजनेस में थी। यह एक तरह की पिरामिड योजना है ना? ब्रूनो: लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ब्रूनो ने बिजनेस कार्ड को पलटकर प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची जिम के सामने कर दी। ब्रूनो: आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जिम: अब मैं सोचता हूँ अपना स्वयं का बिजनेस और दूसरे की सहायता करना। ब्रूनो: आपने इन्हीं दोनों को क्यों चुना? जिम: मैं बिजनेस इसीलिए शुरू करना चाहूँगा क्योंकि मैं इंजीनियरिंग की शक्की में तकरीबन 20 साल से 25 पीस रहा हूँ। अगर मैं नेटवर्किंग में शामिल होता हूँ तो इस प्रक्रिया में दूसरों की सहायता करना चाहूँगा। मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं इस कमेटी के लिए स्वेच्छा से काम कर रहा हूँ। ब्रूनो: ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? जिम: जैसा मैंने कहा, भविष्य में भी मुझे उसी पुरानी शक्की में पीसना होगा। आप जानते ही हैं ये किस तरह का काम है। ब्रूनो: मैं इन दिनों अपने रिटायरमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ और ये दुखद है। मैं कुछ और करना चाहूँगा, पर 38 साल की उम्र में ये एक बहुत बड़ा खतरा है जो उठाने में मुझे डर लगता है। ब्रूनो: अच्छा, अगर आपका अपना बिजनेस ना हो तो उसके परिणाम क्या होंगे? जिम एहसास होते हुए: जैसे मैंने कहा, मुझे उसी शक्की में पीसना पड़ेगा। मेरे पास वही पुराना रूटीन जीवन होगा। हमारी उम्र के कई लोग इसी तनाव के कारण मर जाते हैं। अगर मेरे पास अधिक समय रहे तो मैं अपने बेटे के स्कूल की अभिभावक समिति में शामिल होना चाहूँगा। मैं अपने वर्कशॉप में अधिक समय बिताना चाहूँगा और स्वयं के निर्णय लेना चाहूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरे के नियंत्रणों में देखते देखते थक चुका हूँ। ब्रूनो: इससे आप चिंतित क्यों होते हैं? जिम: क्योंकि अगर मेरे पास समय होगा तो मैं चीज़ों को दूसरी तरह से करना चाहूँगा। मैं ज़्यादा अच्छी तरह से जीना चाहूँगा और स्वयं काम कम करना चाहूँगा। जीवन शैली बदलने के लिए मैं स्वयं के लिए कुछ करना चाहूँगा। ब्रूनो: नेटवर्किंग बिजनेस बना ही इस तरह से है कि आपको ये सब चीज़ें एक साथ मिल जाती है। ये आपके अधिक समय, अधिक स्वतंत्रता देता है, स्वयं का बिजनेस शुरू करने के तथा दूसरे की सहायता करने के अवसर देता है, और वो भी नए करियर की शुरुआत के जोखिम के बिना। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसमें मुझे क्या लाभ हुए।
ब्रूनो 1 साल से भी अधिक समय से जिम को बिजनेस में शामिल करने का असफल प्रयास कर रहा था। जब ब्रूनो ने 5 दिन सोने के सवालों का रहस्य सीख लिया तो उसने महसूस किया कि साल भर से वो जिम को ये बताने का प्रयास कर रहा था कि जिम को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। ये ब्रूनो का विचार था, जिम का नहीं। ब्रूनो के खाट के पीछे दी गई सूची और 5 दिन सोने के सवाल ने जिम को ये बताने पर मजबूर कर दिया कि वो बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहेगा। जब जिम ने बिजनेस की योजना देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने पूछा, ये मुझे आज से पहले किसी ने क्यों नहीं बताया? इसका जवाब ये था कि इसके पहले उसे ये बताया गया था कि उसे शामिल क्यों होना चाहिए, परंतु इससे पहले किसी ने उसे उसके प्राथमिक प्रेरणा घटक के बारे में पूछा ही नहीं था। किस तरह दांत के डॉक्टर का ऑपरेशन हुआ? ये घटना मेरे साथ हुई। 44 वर्षीय फ्रैंक मेरा दंत चिकित्सक था। उसके पास समुद्र तट पर $10 लाख का आलीशान बंगला था, एक शानदार कार थी और वो हमेशा व्यस्त रहता था। अधिकतर लोगों की राय में वो बहुत चपल व्यक्ति था। एक दिन जब मैं स्थानीय शॉपिंग सेंटर में था तब मैंने उसे कॉफ़ी हाउस में बैठे देखा। मैं भी कॉफ़ी पीने के लिए उसके पास जा पहुंचा। एलन, काम धंधा कैसा चल रहा है? फ्रैंक उत्साहीन होकर, ठीक ही है। एलन मजाकिया अंदाज में, फ्रैंक, आप समुद्र तट पर रहते हैं, आपके पास ढेर सा काम है और आप ढेर सारा पैसे कमाते हैं, फिर तो सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। फ्रैंक, मेरा ख्याल से ये ज़िंदगी गुजारने के लिए पर्याप्त है। एलन, अच्छा फ्रैंक, अगर आप इसे पसंद नहीं करते तो इसे छोड़कर कुछ और शुरू क्यों नहीं करते? फ्रैंक, मुझे नहीं लगता मैं कभी ऐसा कर पाऊँगा। एलन, क्यों नहीं? फ्रैंक यथार्थपूर्ण स्वर में, क्योंकि मैं दांतों का डॉक्टर हूँ, हमेशा दांतों का डॉक्टर था, मैं यही कर सकता हूँ। एलन रुचि लेते हुए, अच्छा फ्रैंक, आपने दांतों का डॉक्टर बनने का फैसला कब किया? फ्रैंक, तब मैं 18 साल का था और विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। मैंने चिकित्सा में दाखिला नहीं लिया और दंत चिकित्सा मेरा अगला विकल्प था। एलन, क्या आपको दांतों का डॉक्टर बने रहना अच्छा लगता है? फ्रैंक झटके से, सच कहूँ तो नहीं, पर इससे दिल सूख जाता है। एलन, फ्रैंक, अगर कोई 18 साल का लड़का आपको सर्जरी में आकर आपसे कहे कि अगले 20 साल में आपको अपनी ज़िंदगी किस तरह जीनी चाहिए, तो क्या आप उसकी बात चुनेंगे? फ्रैंक हंसते हुए, 18 साल का अनुभवहीन युवक 40 साल के अनुभवी आदमी को ज़िंदगी के बारे में क्या समझा सकता है? एलन, तो आप उसकी बात नहीं सुनेंगे? फ्रैंक, बिल्कुल नहीं। एलन, फिर अभी आप उसकी बात क्यों सुन रहे हैं? सरसा एकदम से रुक गई। फ्रैंक अबाक रह गया। उसने ये कभी सोचा ही नहीं था कि 18 साल के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र के सैनिक निर्णय से 40 साल की उम्र में उसके जीवन की दिशा नियंत्रित हो रही है। मैं देख रहा था कि यह सवाल उस पर कितना प्रभाव डाल रहा था और ये इतना अच्छा अवसर था जिसे मैं खोना नहीं चाहता था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और अपना बिजनेस कार्ड निकाला जिसके पीछे प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची छुपी हुई थी। एलन, फ्रैंक इस सूची पर नज़र डाले। आपको नज़र में ज़िंदगी की पहली प्राथमिकता कौन सी है? लंबी खामोशी के बाद उसने अंततः जवाब दिया, फ्रैंक, ज़्यादा खाली समय। एलन, आपने इसी विकल्प को क्यों चुना? फ्रैंक, मैं हर रोज़ सुबह 6 बजे से उठ जाता हूँ ताकि 8:30 बजे से पहले मरीज़ देखने के लिए तैयार हो सकूँ। मैं शाम 6 बजे तक काम करता हूँ और पूरे दिन उन लोगों को शिकायत और तकलीफ सुनता रहता हूँ जो मुझे देखकर खुश नहीं होते। मेरे पास खुद के लिए या अपने बच्चों के लिए कभी समय नहीं होता, सप्ताह के अंत में भी नहीं। मैं इतना थक जाता हूँ कि मैं कोई भी महत्वपूर्ण काम करने की हालत में नहीं होता। फुर्सत एक ऐसी चीज़ है जो मेरे पास कभी होता ही नहीं है। एलन, ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? फ्रैंक
प्रैंक एहसास होते हुए। जैसे मैंने कहा, मेरा जीवन मिनट से मिनट तक के टाइम टेबल के अनुसार चलता है। मैं सोचता हूँ कि काश मैं किसी स्कूल में टीचर होता, ताकि मेरे पास ज़्यादा समय होता और ढेर सारी छुट्टियाँ होती। एलन यानी प्रैंक दंत चिकित्सा वैसी नहीं है जैसे इसे समझ जाता है। जब मैंने पहली बार इसमें कदम रखने का फैसला किया था, प्रैंक 5 मिनट तक बेहर होकर उसे खेत खाने के बारे में बातें करता रहा, जिसमें दंत चिकित्सा ने उसे कैद कर रखा था। एलन, अगर आपको ज़्यादा समय नहीं मिले तो इसके क्या परिणाम होंगे? प्रैंक हताश भरे स्वर में, मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी सर्जरी करते करते ही काटनी पड़ेगी। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और मेरे पास उनके लिए समय नहीं है। मेरी पत्नी का कहना है कि मेरी तनावपूर्ण स्थिति से वो भी काफ़ी तनावग्रस्त रहती है। प्रैंक का चेहरा पीला पड़ रहा था, उसकी आंखें दबदबा आई थी। मुझे लगा कि वो पूत पूत कर रोने वाला है। 20 साल में पहली बार वो अपने दिमाग में मौजूद विचारों के शब्द में व्यक्त कर पा रहा था। एलन धीमे से, आप इससे चिंतित क्यों होते हैं प्रैंक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जवाब दे भी नहीं सकता था क्योंकि वो काफ़ी चिंतित था। वो बस चुपचाप वहाँ बैठा रहा। मैंने ज़्यादा जानकारी के लिए उस पर दबाव नहीं डाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो इसे झेल पाएगा। इसके अलावा मुझे कॉर्नफ्लेक्स खरीदने चाहिए थे, ना कि प्रैंक की ज़िंदगी को बदलना चाहिए था। 3 महीने बाद मैं प्रैंक से उसकी सर्जरी में मिलने गया। उसकी रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि वे बाहर गए हुए थे। वे एक सोमवार को लौट कर आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि उनका एक दोस्त उनकी जगह चिकित्सा करेगा और वे खुद छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। किसी ने भी उन्हें 3 महीनों से नहीं देखा था। 1 साल बाद मैंने सुना कि प्रैंक अमेरिका में कमीशन पर मोटर बेच रहा है और वो काफ़ी खुश है। मैं आज भी नहीं जानता कि प्रैंक कहाँ है या वो क्या कर रहा है, पर यहाँ जो कुछ हुआ वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताता है कि ये तकनीक कितनी शक्तिशाली हो सकती है और किस तरह आप उन लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं जिसकी आपको कतई उम्मीद नहीं होगी। हो सकता है कि कहीं पर प्रैंक का नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हो, ऐसा ग्राहक जिसकी कोई प्राथमिकता ही ना हो। कभी कभार आपका किसी ऐसे संभावित ग्राहक से पाला पड़ता है जिसकी कोई प्राथमिकता ही नहीं होती। कई लोगों के पास प्राथमिकता 2 कारण से नहीं होती। पहला कारण तो यह है कि उनकी सचमुच कोई प्राथमिकता होती ही नहीं है, और नंबर 2 या नंबर 3 प्राथमिकताएं भी नहीं होती। इस तरह के मामले में उन्हें धन्यवाद दें और अगले संभावित ग्राहक के कोष में चल दें। अपना समय ऐसे लोगों के साथ बर्बाद ना करें जिनके पास कोई आशा, सपना या प्राथमिकता ना हो। दूसरा कारण ये होता है कि वे प्राथमिकता सुनने में इसलिए भी डरे हुए हो सकते हैं क्योंकि उन्हें इसके अनुसार काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस तरह के संभावित ग्राहकों से कैसे निपटा जाए? आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? संभावित ग्राहक, सच कहूँ तो इनमें से कोई भी नहीं है। आप कोई भी नहीं? संभावित ग्राहक, नहीं, इनमें से कोई भी अभी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप सामान्य रूप से, अच्छा, अगर इनमें से कोई प्राथमिकता महत्वपूर्ण होती तो कौन सी होती? संभावित ग्राहक, अगर कोई प्राथमिकता महत्वपूर्ण होती तो शायद आर्थिक स्वतंत्रता ही होती। आप आर्थिक स्वतंत्रता ही क्यों? संभावित ग्राहक, क्योंकि पैसे का होना काफ़ी महत्व रखता है। और अब आप 5-30 सोने के सवालों को पूछना जारी रख सकते हैं। मौन की शक्ति। सवाल पूछने के बाद जब तक आपका संभावित ग्राहक अपना जवाब पूरा ना दे, आप एकदम चुप रहे। प्राथमिकता सुनने में उसकी सहायता करने के सारे प्रलोभनों पर काबू पाए, क्योंकि ये विचार पूरी तरह उसका होना चाहिए, आपकी नहीं। उसे आपको बताना चाहिए कि वो आपके बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहते हैं।
संभावित ग्राहक के जीवन में शायद पहली बार किसी ने उससे इतने महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं और उसे कुछ जवाब देने का अवसर दिया होगा। अगर आपके संभावित ग्राहक से पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए किसी ने पूछा होगा तो भी शायद पहली बार ही किसी ने उससे ये सवाल पूछकर चुप्पी साधी होगी। आपके संभावित ग्राहक के जवाब उस प्रतिबद्धता के बारे में भी बताएंगे जो ये बिजनेस में लंबी अवधि के लिए अपनाएगा। भेड़ों को बकरियों से अलग कैसे करें? 5-30 सोने के सवालों के जवाब संभावित ग्राहक जितनी गंभीरता और गहराई से देगा उससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो व्यवसाय में कितना प्रेरित और प्रतिबद्ध रहेगा। यदि उसके जवाब लापरवाहीपूर्ण, अविश्वसनीय या असंतोषजनक हो तो आपको सावधानी से ये सोचना होगा कि आपको उसे नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल करने का निमंत्रण देना चाहिए या नहीं। जब तक आपके संभावित ग्राहक के सीने में आग ना हो तब तक वो शिकायत करने की सेवा कुछ और नहीं करेगा। अगर 5-30 सोने के सवालों के उसके जवाब कमज़ोर हो तो बेहतर होगा कि आप कोई नया ग्राहक खोज लें। जो संभावित ग्राहक कमज़ोर प्रतिक्रिया देते हैं उनकी कार्यशैली भी कमज़ोर होगी और वे लगातार आपका समय बर्बाद करेंगे। प्राथमिकताओं और सपनों से भरे ग्राहक निश्चित ही सफल होंगे, भले ही आप उनकी सहायता करें या ना करें। प्राथमिकता वाले संभावित ग्राहक हमेशा सफल होंगे। आप केवल इस प्रक्रिया की गति बढ़ा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बनाना एक बागीचा लगाने की तरह है। आप ज़मीन खोदते हैं, खाद डालते हैं, घास फूस को हटा देते हैं और ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि ये बुरे मौसम से बचा ले, पर फिर भी कुछ ही बीज उग पाते हैं जबकि बाकी नष्ट हो जाते हैं। आप केवल ये कर सकते हैं कि आप उन्हें खाद पानी दें और घास फूस को हटा दें। मजबूत बीज आपको देखभाल के बिना भी पनप जाएंगे। अगर आप कमज़ोर बीज बो रहे हैं तो आपको हमेशा उनकी देखभाल करनी होगी और उनके भरने की आशा करनी होगी। ये सोचने की गलती कभी ना करें कि एक कमज़ोर बीज की प्रोत्साहन दिया जाए तो वो एक मजबूत और सुंदर पौधे में बदल सकता है। ऐसा कभी कभार ही होता है। असली रहस्य है मजबूत बीज बोना। यही 5-30 सोने के सवालों का लक्ष्य है। इसके पहले कि आप उन्हें बोने का फैसला करें, ये सवाल बीज की संभावित शक्ति का परीक्षण करेंगे। अगर कोई संभावित ग्राहक सवालों का जवाब देते समय मजबूत नहीं लगता तो वो आपके लिए गलत ग्राहक हो सकता है। शायद उसका समय निर्धारण ही गलत ही हो। ये केवल आपके सामानों का खरीदार ही बन सकता हो। आप भले ही कितने भी संभावित ग्राहकों को प्रायोजित करें पर अपना अधिकतर समय मजबूत बीजों को दें। समूह के साथ सूची पर प्रयोग। थोड़े से अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि अपने संभावित ग्राहकों के समूह के सामने प्रस्तुति करने का आश्चर्यजनक तरीका खोज लिया है। आप या तो तैयार PMF सूची का इस्तेमाल कर सकते हैं या समूह के लोगों से पूछ सकते हैं कि वे नेटवर्क मार्केटिंग समूह में क्यों शामिल होना चाहेंगे। तैयार सूची के साथ आप किसी से भी ये सवाल पूछ सकते हैं, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, और फिर रुक जाइए। इसी प्रक्रिया को दूसरे और तीसरे संभावित ग्राहक के साथ दोहराएं और बहुत जल्द ही आप पाएंगे कि पूरा समूह आपको बता रहा होगा कि वे इस बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहते हैं। अगर आप प्रस्तुति के दौरान हाथ से सूची बनाना ज़्यादा पसंद करते हो तो प्राथमिकता बताने वाले हर व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं, आपने इसी को क्यों सुना, और फिर सभी सवालों को एक एक कर पूछते जाइए। ये बड़ा मज़ेदार होगा जब पूरा समूह एक दूसरे को बताएगा कि शामिल होना क्यों महत्वपूर्ण है और इस दौरान आपको कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा। आपको केवल अपना सिर हिलाते जाना है और उनका उत्साह बढ़ाना है। सही बटन दबाएं, योजना दिखाएं। यहाँ पर अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर आप ये बताते हैं कि आपकी योजना उन आशाओं, सपनों और डर का समाधान है जो आपने दूसरे कुंजी सही बटन ढूंढने द्वारा खोजे थे।
आपको दिए गए प्रशिक्षण से आपको अपनी व्यावसायिक योजना को प्रस्तुत करने का ऐसा तरीका निस्संदेह मिल जाएगा जो आजमाया हुआ होगा और जिससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। फिर भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अगले व्यक्ति को समझ लें। व्यावसायिक योजना केवल एक समस्या का समाधान है या एक सपने को साकार करने का तरीका है। समाधान तार्किक रूप से सही होना चाहिए, पर तर्क का प्रभाव केवल दिमाग पर पड़ता है। 5-30 सोने का सवाल भावनाओं ताले को खोलते हैं और संभावित ग्राहक को प्रेरित करते हैं कि वे अपने समाधान स्वयं खोजें। अगर आपने समाधान देने से पहले ही सामने वाले के प्राथमिक प्रेरणा घटक को नहीं खोजा है, तो हो सकता है कि संभावित ग्राहक उस समय तो उत्साहित हो जाए, पर बाद में वो भावनात्मक रूप से प्रेरित या प्रतिबद्ध नहीं होगा। इसी कारण अधिकतर संभावित ग्राहकों का उत्साह कुछ ही दिनों में ठंडा पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर, तो इसका मतलब है कि आप अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं और आपके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए ज़्यादा समय होगा, या इसका मतलब है कि आप आराम से रिटायर हो सकते हैं और आपको हर वो आराम मिलेगा जो आपके अनुसार आपको चाहिए। जब आप व्यावसायिक योजना बनाते समय अपने संभावित ग्राहक के ही शब्दों को दोहराते हैं, तो ये बता उनके लिए व्यक्तिगत बन जाती है। ये अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक बन जाती है क्योंकि वे विचार, वो शब्द उनके होते हैं, आपके नहीं। सौदा पक्का करें। अगर आप इन तकनीकों का पूरी तरह पालन करते हैं तो अपने संभावित ग्राहक से अपनी योजना में शामिल होने के लिए आग्रह करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। उनके खुद के भीतर इतना उत्साह पैदा हो जाना चाहिए कि वे बिजनेस शुरू करने के लिए बेताब हो जाए। हमेशा अपनी प्रस्तुति को इस नज़रिया के साथ रखें जैसे तत्काल शुरुआत करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो। आपको शैली व्यावसायिक तो हो परंतु सहज भी हो, जैसे आप हर रोज़ यही सब करते हैं। जब आपको लगे कि आपके संभावित ग्राहक के बिजनेस में शामिल होने का मन बना लिया है, तो याद रखें आप उसे तुरंत शामिल होने का निमंत्रण अवश्य दें। हमेशा विश्वासपूर्ण वो निश्चित बने रहे और उसे बताइए कि आप उसे शामिल करना चाहते हैं। आज ही, न कि अगले दिन। ये पद्धति काम क्यों करती है? 4 कुंजियों वाली पद्धति हाथ तक पहुंचने का आजमाया हुआ नुस्खा है। इसलिए इससे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इस फॉर्मूला का पूरी तरह पालन करना है। मैं जिन नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, उनमें से अधिकतर बर्फ पिघलाए स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने सीख लिया है कि लोगों से दोस्ताना ढंग से बात कैसे की जाए और किस तरह उनसे तालमेल बिठाया जाए। अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता सही बटन दबाने स्तर पर अधिक प्रभावी नहीं होते हैं। वे बर्फ पिघलाए से सीधे सही बटन दबाए पर पहुंच जाते हैं। ये मान भी लिया जाए कि व्यावसायिक योजना की उनकी प्रस्तुति श्रेष्ठ रहती है, तो भी ये आवश्यक नहीं है कि संभावित ग्राहक शामिल होने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, क्योंकि वे भावनात्मक रूप से तैयार नहीं हो पाते। यही प्रमुख कारण है जिसकी वजह से कई संभावित ग्राहक आपकी योजना की प्रस्तुति से रोमांचित तो हो जाते हैं, पर 1-2 दिन बाद ही उनका उत्साह पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता तो योजना दिखाने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वे विचार को बेच तो सकते हैं, पर वे इतना ज़्यादा बोलते हैं कि उन्हें इसे वापस खरीदना पड़ता है। आपकी व्यावसायिक योजना आपके संभावित ग्राहकों के उन कष्टों का समाधान है जिन्हें वे दूर करना चाहते हैं, और उन लाभों का समाधान है जो वे प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए योजना दिखाने का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि आप संभावित ग्राहक का प्राथमिक प्रेरणा घटक न खोज लें और उन्हें इसके बारे में अवशेषित न कर दें। अगर आप सही बटन दबाने में श्रेष्ठ हो तो आपको सौदा पक्का करने की स्थिति के बारे में अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जानते हैं कि संभावित ग्राहक को किस तरह भावनात्मक रूप से विचलित किया जा सकता है,
तो वे अपनी समस्याओं के लिए स्वयं समाधान खोजना प्रारंभ कर देंगे। इस तरह सही बटन ढूंढना और उसे दबाना और अपना नेटवर्क बनाना आपके लिए एक सरल कार्य बन जाएगा।